नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जहाज नंबर 302 पार्ट 13। हाँ, ब्रूटा ने सिर हिलाया। याद आया, मैंने भी देखा है उस कुतुब मीनार को। देखा है? जगमोहन सकपकाया। कब? जब तुमने देखा तब मैं भी वहीं था, ब्रूटा ने जहरीले स्वर में कहा। तब हम मिले भी थे। मुझे भी याद आ गया, तब तुमने हाथ में कटोरा पकड़ा हुआ था। जगमोहन की आवाज़ तीखी हो गई। ब्रूटा के दांत भींच गए। मौत को सामने देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है, ब्रूटा गुर्राया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुमने जहाज पर अपने लिए पागल खाना बना रखा है, तो मुझे फौरन वहां ले चलो। एकाएक ब्रूटा हंस पड़ा। मरते हुए इंसान को पागल खाने की जरूरत नहीं होती मिस्टर जगमोहन, ब्रूटा ने विशैले स्वर में कहने के बाद देवराज चौहान को देखा। मरने से पहले कैसा लग रहा है देवराज चौहान? बहुत बुरा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मरना तो सबको ही बुरा लगता है, मौत से कौन नहीं डरता? ब्रूटा हंस पड़ा। मैं मौत से नहीं डर रहा ब्रूटा। मैं जानता था कभी भी मौत के चक्रव्यूह में फंस सकता हूँ, इसलिए जान जाएगी। इस बात का मुझे गम नहीं, सिर्फ एक ही अफसोस है, इस तरह कुर्सी से बांधकर मुझे मारा जा रहा है। अपना अपना स्टाइल है, ब्रूटा हंस पड़ा। जंगल में घूमते शेर का शिकार लोग छिपकर करते हैं, लेकिन मैं अपने ही ढंग से शिकार करता हूँ। पहले शेर को गर्दन से पकड़ता हूँ, उसके हाथ पांव बांधता हूँ, उसके बाद उसे तड़पा तड़पा कर मारता हूँ, जैसे कि तुम मरने जा रहे हो। इसे शिकार नहीं कहते हमारी दुनिया में, देवराज चौहान ने होठ खींचकर कहा। तो फिर किसे शिकार कहते हैं? ब्रूटा की आवाज में कड़वापन आ गया। शिकार खुले में ही होता है, ताकि सामने वाले को भी अपनी जान बचाने का मौका मिले। लोग इसलिए जंगल में शिकार खेलने जाते हैं कि मुकाबला बराबरी का रहे। इस तरह कुर्सी पर बांधकर तुम दूसरे के बाल नोचो और कहो कि तुमने शिकार कर लिया है, तो तुम जैसे बहादुर के लिए ये शर्म की बात है। मैं सिर्फ जीतने में विश्वास रखता हूँ। शिकार कैसे भी किया जाए, सामने वाले को मरना चाहिए, और अब तुम लोग मरने जा रहे हो, ब्रूटा मौत भरे स्वर में कह उठा। कुत्ते हो तुम, मलानी गुर्रा उठा। करते रहो बकवास, ब्रूटा दरिंदगी से बोला और वहां सतर्क मुद्रा में खड़े गनमैनों से कहा। तुम दोनों की गन में जितनी भी गोलियां हैं, वो सब इन तीनों के जिस्मों में उतार दो। नहीं, अनीता गोस्वामी चीख उठी। ऐसा मत करो। वैशाली ने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर अफसोस के भाव आ गए। गनमैनों ने फौरन गनें सीधी की। अगले ही पल वो हॉल फायरिंग के शोर से गूंज उठा। गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। करीब आधा मिनट फायरिंग होती रही। हैरानी से ब्रूटा की आंखें फैलती चली गई। उसके देखते ही देखते उसके दोनों गनमैन गोलियों से छलनी छलनी होकर इधर उधर गिर पड़े थे। शरीर से बहता खून कालीन को गीला करने लगा। ब्रूटा की निगाह तुरंत दरवाजे की तरफ घूमती चली गई। वहां गन थामे सोहन लाल खड़ा था। ब्रूटा साहब को मेरा नमस्कार। आपके हजूर में गोलियां बरसाता हूँ। सोहन लाल मुस्कुराया। कौन हो तुम? ब्रूटा पागलपन वाले अंदाज में गुर्रा उठा। बंदा इस काबिल नहीं कि अपनी तारीफ खुद कर सके। वैसे इस बदनाम आदमी को सोहन लाल कहते हैं। ताले तिजोरी खोलना मेरा काम है, गोलियां चलाना मुझे पसंद नहीं। तो अब क्यों चलाई? ब्रूटा गुस्से से मुट्ठियां भींच रहा था। आपने मजबूर किया। सबसे पहले आपको जगमोहन को खत्म करना चाहिए था, क्योंकि उसकी डायरी में एक पन्ना मेरे नाम का है, जिसमें वो खामखा का उधार मेरे नाम पर चढ़ा देता है, और इतनी देर से आपने उसे ही खत्म नहीं किया, तो मुझे गुस्सा आ गया, चला दी गोलियां। कहने के साथ ही सोहनलाल कुर्सियों पर बंधे उनकी तरफ बढ़ा। हिलना मत ब्रूटा, अभी गन में बहुत गोलियां बाकी हैं। पास पहुंचकर वो देवराज चौहान को खोलने लगा कि थके स्वर में मलानी कह उठा। पहले मुझे खोलो। फायरिंग की आवाज सुनकर दूसरे गनमैन आते होंगे, उन्हें संभालना जरूरी है। सोहनलाल, ये ठीक कहता है, पहले मलानी को खोलो, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल मलानी के पास पहुंचकर उसके बंधन खोलने लगा, परंतु वह ब्रूटा के प्रति पूरी तरह सतर्क था, जो कि अपनी जगह पर खड़ा घायल शेर की तरह गुर्रा रहा था। तभी ब्रूटा की निगाह वैशाली की कुर्सी के पास पड़ी रिवॉल्वर पर पड़ी। वैशाली से इसकी आंखें मिली
तो ब्रूटा ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया कि रिवॉल्वर को उसकी तरफ ठोकर मार दे। वैशाली ने रिवॉल्वर को देखा, फिर दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। ब्रूटा दांत पीसकर रह गया। मलानी को खोलने के बाद सोहनलाल देवराज चौहान को खोलने लगा। बदन में धंसी पड़ी सुइयों की वजह से मलानी का शरीर अकड़ रहा था। पीड़ा के कारण सिर चकरा रहा था, परंतु अगले ही पल सब कुछ भूलकर वो सोहनलाल के हाथ में थमी गन पर झपटा। कम से कम सोहनलाल को मलानी से ऐसी हरकत की आशा नहीं थी। गन मलानी के हाथ में पहुंच गई। अगले ही पल गन से जाने कितनी गोलियां निकली और ब्रूटा के शरीर के हिस्सों में धंसती चली गई, जो वैशाली की कुर्सी के पास पड़ी रिवॉल्वर को झपट कर उठाने जा रहा था। वैशाली चीख कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ब्रूटा खून में डूबा नीचे लथपथ पड़ा था। उसे तड़पने का भी मौका नहीं मिला था। अपनी शिकारगाह में वो खुद शिकार हो गया था। सबकी निगाहें ब्रूटा की लाश पर टिक चुकी थी। मैंने तो समझा था तुम हमें मारने जा रहे हो। सोहनलाल ने मुस्कुराकर मलानी को देखा। मलानी के दांत भिजे हुए थे, चेहरे पर खतरनाक भाव थे। बहुत आसान मौत मर गया हरामजादा, मलानी दांत भींचकर कह उठा। वैशाली अनीता गोस्वामी को खोलने लगी थी। देवराज चौहान और जगमोहन के बंधन भी खुल गए, परंतु शरीर में धंसी सुइयों ने उनके जिस्म को अकड़ाकर लगभग नाकारा कर रखा था। तभी उनके कानों में कई दौड़ते कदमों की आवाजें पड़ी। फिर देखते ही देखते खुले दरवाजे से 6 गनमैनों ने भीतर प्रवेश किया, जो फायरिंग की आवाज सुनकर आए थे। भीतर का नजारा देखते ही उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव आए। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि ब्रूटा मर गया है। मलानी अपनी पीड़ा को भूलकर गन थामे आगे बढ़ा। गनमैनों के पास पहुंचा। उसकी गन का रुख गनमैनों की तरफ ही था और चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। देख क्या रहे हो? मलानी सख्त स्वर में बोला। ब्रूटा मर चुका है। मरे आदमी का साथ मर कर ही दिया जा सकता है, लेकिन मेरा साथ तुम लोग जिंदा रहकर भी दे सकते हो। बोलो, क्या इरादे हैं? ब्रूटा की मौत के साथ ही सारे हालात बदल गए थे। हम आपके साथ हैं मलानी साहब। मलानी के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। उसने गन नीचे कर ली। मेरे बदन से सुइयां निकालो, मलानी बोला। 2 गनमैन मलानी के जिस्म में धंसी सुइयां निकालने लग गए। वैशाली और अनीता गोस्वामी देवराज चौहान और जगमोहन के जिस्मों में धंसी सुइयां निकालने लगी। 10 मिनट में ही उनके जिस्मों में धंसी सुइयां निकल चुकी थी, जिससे जिस्म से उठती पीड़ा को भरपूर राहत मिली थी, परंतु दर्द की तीव्र कसक उन्हें बराबर महसूस हो रही थी। मलानी देवराज चौहान के पास पहुंचा। मेरी जान बचाकर तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है, कहते हुए मलानी ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तभी जगमोहन कह उठा, ठीक है, एहसान तो कर दिया होगा, पहले तू ये बता वो $50,000 कहाँ हैं? जो ब्रूटा के बेडरूम में, मलानी ने कहा। ठीक ठाक हैं, कुछ कम तो नहीं है? नहीं, पूरे $50 करोड़ हैं। मलानी ने सिर हिलाया। इतनी बड़ी रकम ब्रूटा को क्यों दी गई? किसने दी? जगमोहन उलझन में कह उठा। ISI पाकिस्तान की तरफ से मिली है, जिसकी एवज में ब्रूटा ने कई जाने माने मंत्रियों की हत्या करनी थी, ताकि हिंदुस्तान की बुनियादें हिल जाएं। समझो, ब्रूटा ने पाकिस्तान के साथ ठेका लिया था कुछ कामों का। यह उन्हीं की पेमेंट है, मलानी ने गंभीर स्वर में कहा। वो क्या है कि पाकिस्तान की भेजी रकम को हाथ लगाने का दिल तो नहीं करता, क्योंकि वो अमेरिकन करेंसी में है, इसलिए ले लेने में हर्ज भी नहीं है। ब्रूटा के बेडरूम में चल। मलानी ने गनमैनों को देखा। तुम लोग यहाँ की हर जगह कवर कर लो, बाहर से कोई भी भीतर ना आ सके। अपना कोई आदमी आना चाहे तो कह देना, ब्रूटा साहब ने इस वक्त आने को मना किया है। वैसे इस वक्त कोई इधर आएगा नहीं। यहाँ क्या हुआ है किसी को हवा देने की भी जरूरत नहीं है। 6 के 6 गनमैन फौरन बाहर निकल गए। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, मलानी, वैशाली और अनीता गोस्वामी ब्रूटा के बेडरूम में पहुंचे। दीवार के साथ करीने से लगा रखे ये डॉलरों वाले 5 थैले, आर पार दिखाई देने वाले प्लास्टिक के हर थैले में $10 करोड़ थे। वाह! जगमोहन फौरन उन प्लास्टिक के बोरों की तरफ लपका। $50 करोड़! इतनी बड़ी रकम को देखकर ही मजा आ गया। मैं तो ज्यादा मजा मत ले, सोहनलाल व्यंग से कह उठा।
जहाज पर शायद डॉक्टर भी ना मिल पाए। तभी वैशाली जगमोहन के पास पहुंची। हेलो, उसने जगमोहन की पीठ ठकठकाई। जगमोहन पलटा। पहचाना मुझे? वैशाली मुस्कुराई। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कोई खास बात है क्या? जगमोहन ने उसे गहरी निगाहों से देखा। हाँ, मेरे ख्याल में तुमने अभी शादी नहीं की। नहीं, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, उसने मीठे स्वर में कहा। मेरी जैसी बीवी पाकर। एक मिनट, वो बीवी पाने की कोशिश में है। जगमोहन ने सोहनलाल की तरफ इशारा किया। वहां जाकर कोशिश करो, सिफारिश मैं कर दूंगा। बात बनने के पूरे चांसेस हैं। मैं गाय नहीं हूं कि टूटे फूटे खूंटे पर बांध दिया, वो मुंह बनाकर बोली। मतलब कि मैं बढ़िया खूंटा हूं, एकदम फिट। और फिर तुम्हारे पास इतनी बड़ी दौलत है, तुमसे बढ़िया खूंटा और कौन सा होगा? मौसी जी, जगमोहन व्यंग से कह उठा। थैंक यू, धन्यवाद, मेहरबानी। क्या मतलब? मैं आपके बेटे के बराबर हूँ, छोटा सा नन्हा सा हूँ। मेरे से शादी करके आप मुझे बिगाड़ रही हैं। टूटे फूटे खूंटे से शादी की बात करनी है तो कर लो, माल उसके पास भी बहुत है। ये जुदा बात है कि उसे नहाने का वक्त नहीं मिलता। नया कपड़ा पहनेगा तो उतारेगा तब, जब वो फटने पर आ जाएगा। मतलब कि धुले कपड़े पहनने की उसे आदत नहीं है। नए जूते लेगा और फटने पर ही पाँव से निकालेगा। शाही आदतें हैं इसकी। नोटों को मालूम नहीं कहाँ छिपा कर रखता है। वो अलग बात है कि उसके सामने आने पर लगेगा कि अभी पैसे मांग उठेगा। वैशाली ने मुंह बनाया। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तभी सोहनलाल पास पहुंचा और दांत फाड़कर बोला। ये मेरी तारीफ कर रहा है। सोहनलाल कहते हैं मुझे। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बोलो। खूंटा टूटा फूटा ही सही, लेकिन बड़ी से बड़ी भैंस को बांध रखने का दम रखता है। तुम तो मेरी नज़रों में कट्टा ही हो। यकीन मानो, बहुत शरीफ बंदा हूं मैं। लोग मेरी शान में तारीफों के पुल खड़े कर देते हैं, जैसे कि 2-3 पुल अभी अभी जगमोहन ने खड़े किए हैं। शट अप, वैशाली खींच कर कह उठी। हो जाता हूँ। सोहनलाल ने तुरंत दाएं बाएं सिर हिलाया। देवराज चौहान ने मलानी को देखा। ब्रूटा की मौत के बाद जहाज पर अब तुम्हारी क्या पोजीशन है? देवराज चौहान ने पूछा। ब्रूटा जैसी ही है, मलानी ने पक्के स्वर में कहा। जहाज पर मेरी पूरी चलेगी। तो इस जहाज को फौरन रुकवाओ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह जहाज समंदर में डूबने जा रहा है। यात्रियों और जहाज के कर्मचारियों को सेफ्टी बोटों पर यहां से निकाल दो। जहाज को तबाह करने की जरूरत है? मलानी गंभीर हो गया। बहुत ज़रूरत है। जिस रास्ते से जहाज में माल लाया और भेजा जाता है, उसके बारे में ब्रूटा के कई खास आदमी जानते हैं। कोई भी इसी रास्ते का फ़ायदा उठाकर फिर से ब्रूटा वाला काम शुरू कर सकता है। ठीक कहते हो। मैं अभी थर्ड मेट अजीत सिंह को कहता हूँ कि वो यात्रियों को सुरक्षित पानी में उतार दे। इंजन रूम में भी सबको समझा कर आता हूँ। मलानी बोला। ठहरो, वैशाली फौरन कह उठी। मैं साथ चलती हूँ। अजीत सिंह को मेरे बारे में स्पेशल बोल देना कि सबसे पहले वो मुझे बोट में बिठाए। शादी नहीं करनी क्या? जगमोहन व्यंग से कह उठा। वो बात की बात है, किसी और को ढूंढ लूंगी। वैशाली मलानी की तरफ बढ़ती हुई बोली। मैं तैयार हूँ। मेरे जैसा नेक बंदा तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सोहनलाल फौरन बोला। टूटे फूटे खूंटे से बंधने से अच्छा है कि बिन ब्याही रह जाऊं, वैशाली ने उखड़े स्वर में कहा। तू तो बिन ब्याही रह सकती है, लेकिन मेरा क्या होगा? सोहनलाल ने गहरी सांस ली। जाओ मलानी, देवराज चौहान बोला। जल्दी वापस लौटना। मलानी और वैशाली बाहर निकल गए। अनीता गोस्वामी देवराज चौहान के पास पहुंची। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अपनी जुबान के पक्के हो। अनीता गोस्वामी के स्वर में आभार के भाव थे। जवाब में देवराज चौहान हौले से मुस्कुराया। ब्रूटा को खत्म करके तुमने देश का ही नहीं, जनता का भी बहुत भला किया है। नहीं तो उसके द्वारा हिंदुस्तान में फैल रहे हथियार जाने क्या क्या तबाही लाते। तुम महादेव के सच्चे दोस्त हो। अपनी जान पर खेलकर तुमने महादेव की मौत का बदला लिया। अनीता गोस्वामी का स्वर भर्रा उठा। मलानी को भी बचा लिया, मुझे भी बचाया। नहीं तो ब्रूटा मुझे अपना खिलौना बना लेता। मैं छोड़ो इन बातों को, कहकर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तभी सोहनलाल बोला। कमाल है, मौके पर आकर
मैंने सारा मामला संभाला और मेरा कहीं नाम तक नहीं। अनीता गोस्वामी ने गीली आंखों से सोहनलाल को देखा। तुम सब एक ही तो हो, अलग अलग तो नहीं। जवाब में सोहनलाल मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगा और जगमोहन, वो तो डॉलरों वाले प्लास्टिक के बोरों के पास मंडरा रहा था। जहाज रुक चुका था, खतरे का सायरन बज चुका था, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो चुका था। नींद में डूबे लोग पहले तो कुछ भी नहीं समझ पाए, जब समझे तो सबसे पहले जहाज से निकलने की कोशिश में लग गए। अपना कीमती सामान भी साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। कोई अंडरवेयर में ही केबिन से बाहर आ गया था, तो कोई साथ में बनियान पहने था, कोई नाइट सूट में। ऐसे मौके पर किसी को किसी का होश कहाँ, अपनी जान बचाने की पड़ी थी सबको। हर कोई यही समझ रहा था कि जहाज अभी डूब जाएगा। जहाज के कर्मचारी यात्रियों को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। थर्ड मेट अजीत सिंह को तैयारी करने में आधा घंटा लगा। सब कर्मचारी उसके आदेशों का पालन करते हुए फुर्ती से काम कर रहे थे। यात्रियों को लाइव फोटो में उतारने का काम शुरू हो चुका था। अजीब सा शोर कोलाहल वहां गूंज रहा था। किसी को किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। इस पर भी हर कोई अपनी कहने सुनाने में लगा हुआ था। वैशाली तो सबसे पहले वाली लाइफ बोट में बैठ गई थी। जहाज के कई कर्मचारी, जो कि मलानी के खास थे, वे जानते थे कि जहाज में कोई खराबी नहीं है, अभी वो नहीं डूबेगा। इसलिए वो निश्चिंत होकर यात्रियों को जहाज से सुरक्षित निकाल रहे थे। इस वक्त सुबह के 5 बजने जा रहे थे। मलानी 45 मिनट बाद ब्रूटा वाले बेडरूम में पहुंचा। बाहर का मध्यम सा शोर वहां तक भी आ रहा था। यात्रियों को लाइव फोटो पर उतारना शुरू कर दिया गया है, मलानी बोला। कितनी देर में जहाज खाली हो जाएगा? देवराज चौहान ने पूछा। कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, मलानी ने कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जगमोहन डॉलरों वाले एक थैले पर बैठा था। मलानी ने अनीता गोस्वामी को देखा। अनीता, ब्रूटा खत्म हो गया है, यह जहाज भी डूबने जा रहा है। मैंने अभी से सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। अब तो तुम्हें मेरे साथ शादी करने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। अनीता गोस्वामी मुस्कुराई। अगर तुम अपनी बात पर खरे हो तो तुम्हारे साथ शादी करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। मलानी के चेहरे पर खुशी से भरी मुस्कान उभरी। यहाँ से जहाज के पेंदर से निकलने आने के लिए रास्ता है? सोहनलाल ने पूछा। हाँ, मलानी गंभीर हो उठा। किधर है रास्ता? जगमोहन ने उसे देखा। इस बेड के नीचे। सबकी निगाह 8 फीट वाले गोलाई के बेड पर जा टिकी, जो कि फर्श तक चारों तरफ से बंद था, बिल्कुल किसी बक्से की भांति। सब कुछ बताओ। पहले यह कि जहाज के पेंदे में रास्ता किस तरह से बनाया गया है, देवराज चौहान ने कहा और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट का कश लिया। सबकी नजरें मलानी की तरफ थी। मलानी 2 पल की चुप्पी के बाद कह उठा। जहाज के पेंदे में ठीक इसी बेड की सीध में इतनी गोलाई का रास्ता पेंदे में से निकलता है। लेकिन जब वो रास्ता खोला जाता होगा तो जहाज में पानी नहीं भरेगा? सोहनलाल ने पूछा। नहीं, मलानी ने सिर हिलाया। दरअसल इस रास्ते को खोलने का सारा सिस्टम यहीं से कंट्रोल होता है। पेंदे का 8 फीट की गोलाई का हिस्सा कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो एयर टाइट है। पानी तो क्या, हवा भी भीतर नहीं आ सकती। जहाज के नीचे जाकर पेंदा चेक करने से यह भी पता नहीं लगाया जा सकता कि वो हिस्सा अपनी जगह से हट सकता है। मलानी गंभीर स्वर में कहता जा रहा था। मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ। इस तरह शायद मैं सब कुछ ठीक से न बता पाऊँ। बाहर से आता मध्यम सा शोर कानों में पड़ रहा था। मलानी आगे बढ़ा और दीवार पर लगी 4 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी पेंटिंग के पास पहुंचा और उसे धीरे धीरे घुमाते हुए पूरी तरह उल्टी कर दिया। ऐसा होते ही कमरे के बीचों बीच मौजूद बेड ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो छत के पास जाकर रुक गया। बेड को लोहे की 6 गोल गोल पाइपों ने संभाल रखा था। जाहिर था कि पाइपों का खांचा था, जो पाइपों को खुद में ले लेता था और सिस्टम चालू होते ही वो बेड को ऊपर कर देता था। इसके साथ 2 चक्री नजर आने लगी, ऐसी चक्री जैसी कुओं पर लगी होती है और उस पर रस्सा डालकर पानी का भरा बर्तन ऊपर खींचा जाता है। उन सब ने आगे बढ़कर देखा। वहां से 2 फीट चौड़ी लोहे की 2 सीढ़ियां नीचे जा रही थी। नीचे अंधेरा घुप था।
मलानी ने टेबल की ड्रॉर से छोटा सा रिमोट कंट्रोल निकाला जिस पर कई बटन नजर आ रहे थे। एक बटन दबाते ही नीचे के अंधेरे वाले हिस्से में पर्याप्त रोशनी फैल गई। वहां की हर चीज स्पष्ट नजर आने लगी। चक्री पर लोहे की मजबूत तार पड़ी थी जो कि नीचे अंत तक जा रही थी और ऊपर चक्री से होकर उसका दूसरा हिस्सा जाने किधर था। वो दोनों सीढ़ियां नीचे बेहद नीचे तक जा रही थी। एक बारगी वो देखने पर अंधेरे कुएं जैसा लग रहा था। बेशक वहां रोशनी कर दी गई थी। यह रास्ता कुआं जहाज के पेंदे तक जाता है? जगमोहन ने पूछा। हाँ, लेकिन आखिरी पेंदे तक नहीं। क्या मतलब? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। मेरे हाथ में जो रिमोट कंट्रोल है जहाज के इस गुप्त रास्ते को यही कंट्रोल करता है। ये देखो। कहने के साथ ही मलानी ने रिमोट का रुख नीचे को किया और एक बटन दबा दिया। अगले ही पल सबने देखा और स्पष्ट देखा। गहरे कुएं में फैली रोशनी में देखा कि जो तला नजर आ रहा था वो अपनी जगह से हिला, करीब आधा फीट नीचे गया और फिर बाईं तरफ सरकते हुए नजरों से ओझल हो गया और उससे करीब 12 फीट नीचे एक और तला नजर आने लगा। मलानी ने सबके चेहरों पर निगाह मारी। यह जो तला आप देख रहे हैं यह जहाज का असली तला है। जो तला पहले नजर आ रहा था वो असली नहीं था। यह दोनों तले एयर टाइट है। पानी तो क्या, इनमें से हवा भी नहीं गुजर सकती। नीचे वाला तला बिल्कुल सूखा और खाली है। जिस तरह ऊपर वाला तला अपनी जगह से हटा है उसी तरह नीचे वाला तला भी अपनी जगह से हट जाता है। अगर तुमने नीचे वाले तले को हटाया तो जहाज में पानी भर जाएगा, यह डूब जाएगा। देवराज चौहान बोला। ठीक कहते हो, लेकिन ऐसा न हो इसका पूरा इंतजाम है। माल कैसे रिसीव करते हैं और यहाँ से कैसे डिलीवर करते हैं यह मैं अब बताता हूँ। कहने के साथ ही मलानी ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया तो जो तला अपनी जगह से हटा था वो पुनः अपनी जगह पर वापस आने लगा। यानी कि ऊपर वाला तला पुनः पहले की तरह अपनी जगह पर आ गया। मलानी ने रिमोट कंट्रोल में लगा अन्य बटन दबाया और सीधा खड़ा हो गया। इस बार बटन दबाने पर उन्हें उस गहरे कुएं में कहीं भी कोई भी हरकत होती नजर नहीं आई। सोहनलाल ने मलानी को देखा। अब कौन सा तमाशा दिखा रहे हो? मलानी सोहनलाल को देखकर मुस्कुराया। देखते रहो। 2 मिनट भी ना बीते होंगे कि मलानी ने पुनः बटन दबाया। तब भी कुछ नहीं हुआ। करीब आधा मिनट ठहरकर मलानी ने पुनः बटन दबाया तो नजर आने वाला तला पुनः पहले की तरह अपनी जगह से खिसक कर निगाहों से ओझल हो गया। अगले ही पल सबके चेहरों पर हैरानी उभरी। नीचे अब तले पर पानी भरा हुआ था। तुमने रिमोट कंट्रोल से 2 बार बटन दबाया। देवराज चौहान ने मलानी को देखा। पहले बटन से जहाज के नीचे वाला तला हटा और समंदर से पानी भीतर आ गया, परंतु ऊपर वाले एयर टाइट तले की वजह से पानी ऊपर नहीं आ सका। दूसरी बार जब बटन दबाया तो नीचे वाला तला पुनः अपनी जगह पर आ गया, यानी कि पानी 2 तलों के भीतर कैद होकर रह गया। अब ऊपर वाला तला हटाया तो समंदर का जो पानी जहाज में आ गया था वो नजर आने लगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मलानी ने सिर हिलाया। लेकिन बाहर वाला किसी तरह का सामान, हथियारों के बड़े बड़े बैग थैले भीतर कैसे देता है? क्योंकि जब नीचे वाला तला हटेगा तो उसमें सामान नहीं रखा जा सकता। जो सामान भी रखा जाएगा वो वापस समंदर में चला जाएगा। देवराज चौहान बोला। ठीक कहते हो, परंतु इसका भी इंतजाम है। अब ये देखो कि जो पानी नीचे भर आया है वो निकलता कैसे है। कहने के साथ ही मलानी ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। सब देखते रहे। 10 मिनट लगे और वहां पानी की एक बूंद भी न बची। जो पानी नजर आ रहा था वो वापस समंदर में चला गया। वहां मोटर का कनेक्शन है। उस मोटर का कंट्रोल इसी रिमोट कंट्रोल से होता है। मोटर पाइपों के जरिए उस पानी को नीचे वाले डेक के रेन वाटर पाइप में फेंकती है और पानी वापस समंदर में पहुंच जाता है। हर तरफ से तगड़ा इंतजाम कर रखा है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। मलानी ने देवराज चौहान से कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाहर के लोग सामान को जहाज में डिलीवर कैसे करते हैं। कहने के साथ ही मलानी ने रिमोट कंट्रोल जेब में डाला और नीचे जाते लोहे की सीढ़ी पकड़कर नीचे उतरने लगा। देवराज चौहान दूसरी सीढ़ी पकड़कर नीचे उतरने लगा। बाकी सब ऊपर ही रहे। 5 मिनट लगे
और वो दोनों ऊपर वाले तले तक पहुंच गए। यहाँ से नीचे सीढ़ी इसलिए नहीं जाती कि ऊपर वाले तले को बंद होने के लिए पूरी जगह चाहिए। बीच में सीढ़ी आ जाएगी तो ऊपर वाला तला बंद नहीं होगा और पानी ऊपर चढ़ाएगा। सीढ़ी के आखिरी हिस्से पर खड़ा मलानी कह उठा, ये देखा माल कैसे आता है। देखो, नीचे वाले तले के ऊपर दीवारों पर बड़ी बड़ी हुक लगी हुई है जो कि बेहद मजबूत है और बड़े से बड़े बोझ को भी बर्दाश्त कर सकती है। करीब 15 हुक है। जब नीचे वाला तला हटाया जाता है और ऊपर वाला बंद होता है तो वो हिस्सा समंदर के पानी से भर जाता है। नीचे जो लोग गोताखोरी के लिबास में माल छोड़ने आए होते हैं वो पानी के साथ साथ जहाज के भीतर आते हैं। जहां पानी भरा होता है उनके पास पानी में देखने के लिए रोशनी का पूरा इंतजाम होता है। वो सामान को, जिसके साथ छोटा सा फंदा होता है, हुकों में फंसाकर चले जाते हैं। समझा? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसके बाद जब तुम लोग नीचे वाला तला बंद करके समंदर का पानी निकालते हो तो वो सामान थैलों बैगों में हुकों से लटका होता है। देवराज चौहान बोला, हाँ, ऊपर जो तुमने चक्री और उस पर लगी नीचे आती लोहे की मोटी तार देखी है उस तक के सिरे पर हुक लगे हैं। यहाँ नीचे रस्ते के सहारे जाया जाता है। चक्री के तार के हुक को आए सामान में फंसाकर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया जाए तो चक्री भारी से भारी सामान को भी मिनट भर में ऊपर खींच लेती है। और जब माल की डिलीवरी देनी होती है तो भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। देवराज चौहान ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। जो भी हो, बनाने वाले ने बहुत दिमाग लगाकर ये सिस्टम बनाया है। देवराज चौहान बोला, सिंगापुर का ही इंजीनियर था एक। इस सिस्टम में सारा दिमाग उसी का लगा है। लेकिन जब सारा काम हो गया तो एक दिन ब्रूटा ने उसे खत्म करवा दिया कि कहीं वो जहाज के रहस्य को ना खोल दे। मलानी ने धीमे स्वर में कहा, ब्रूटा शैतान दिमाग का बहुत खतरनाक इंसान था। 1.25 घंटों में जहाज के सब यात्री और कर्मचारी लाइफ बोटों में बैठकर जहाज को छोड़ चुके थे। अब जहाज में उनके अलावा कोई नहीं था। देवराज चौहान ने मलानी से कहा, डॉलरों के बोरों को छोटी लाइफ बोट से बांधो, इस तरह कि खुल न सके। एक लाइफ बोट पर एक बांधना, भारी बहुत है। मलानी ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ से निकलने का क्या इंतजाम है? देवराज चौहान ने पूछा। ब्रूटा ने अपने लिए ताकतवर इंजन वाली मोटर बोट रखी हुई है जो कि हमेशा तैयार रहती है। मलानी बोला, हम उस पर आसानी से निकल सकते हैं। उस पर तो डॉलरों के ये 5 थैले भी आ सकते हैं। देवराज चौहान ने उसे देखा। हाँ, इस पर बहुत जगह है। उसमें करीब 30 आदमी आ सकते हैं। मलानी ने फौरन कहा, ठीक है, डॉलरों वाले 5 थैलों को नीचे ले चलो। इन्हें मोटर बोट में रखकर ले चलेंगे। उन 5 थैलों को नीचे तक ले जाने में घंटा भर लग गया। वास्तव में वो भारी थे। उसके बाद मलानी ने मोटर बोट तैयार की, पानी में उतारी गई। 5 बोरों को बोट में रखा गया। वे सब भी बोट में पहुंचे। बोट बड़ी थी, उसमें अभी भी 20-25 लोग आ सकते थे। देवराज चौहान ने मलानी से कहा, रिमोट कंट्रोल दो। क्यों? मलानी के होठों से निकला, जहाज के वो वाले दोनों तले खोलने हैं। जहाज में पानी भर जाएगा ताकि वो डूब सके। मलानी ने रिमोट कंट्रोल निकालकर उसे दिया तो देवराज चौहान जहाज पर चला गया। 10 मिनट बाद लौटा और बोट पर आ गया। सोहनलाल स्टीयरिंग पर था। देवराज चौहान के इशारे पर सोहनलाल ने मोटर बोट का इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दी। दोनों तले हटा दिए? जगमोहन ने पूछा। हाँ, कहते हुए देवराज चौहान ने रिमोट कंट्रोल समंदर में फेंक दिया। 1-1.25 घंटे में जहाज डूब जाएगा। मोटर बोट तेजी से समंदर में भागने लगी। दोपहर का 1 बज रहा था। सूर्य सिर चढ़ा हुआ था। पानी में पड़ने वाली उसकी चमक से अक्सर आंखें चौंधिया जाती थी। 5 घंटों के बाद पानी के अलावा उन्हें जमीन दिखाई दी थी। वो कोई छोटा सा टापू था जिस पर घने पेड़ खड़े दूर से ही नजर आ रहे थे। हम रास्ता भटक चुके हैं, दिशा का ज्ञान नहीं रहा। मलानी धूप से आंखें बचाता हुआ कह उठा। मोटर बोट में लगा कंपास ठीक काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम कंपास के इशारे पर ही आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में ये टापू दूर से भी दिखाई नहीं देता। अब क्या करें? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। कुछ देर टापू पर चलना ही बेहतर होगा। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है।
खाली पेट समंदर में भटकना बेवकूफ़ी ही होगी, मलानी ने कहा। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। मुझे बहुत देर से भूख लग रही है, अनीता गोस्वामी धीमे स्वर में कह उठी। टापू पर खाने का अवश्य कुछ होगा, मलानी तुरंत बोला। टापू पर चलें? जगमोहन ने देवराज चौहान से पूछा। देवराज चौहान ने सोच भरे ढंग में सहमति से सिर हिला दिया। सोहनलाल, जगमोहन ने कहा, बोट टापू पर ले चल। अगले 6-7 मिनट में ही बोट टापू के किनारे जा लगी। वो सब टापू पर उतरे। बोट को रस्से के सहारे किनारे पर पत्थरों को इकट्ठा करके उसके साथ बांध दिया गया। टापू बहुत सुंदर था, हरियाली ही हरियाली थी। बड़े बड़े ऊंचे घने पेड़ बहुत अच्छे लग रहे थे। हवा ठंडी महसूस हो रही थी। मलानी, अनीता गोस्वामी बोली, मुझे भूख लग रही है। चिंता मत करो, मलानी ने अपनेपन से कहा। किसी न किसी पेड़ पर फल अवश्य होगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहने के साथ ही मलानी आगे बढ़ता चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। आओ टापू पर नजर मार लें, ये कैसा है, यहाँ क्या क्या है, देवराज चौहान बोला। मैं भी यही सोच रहा था, सोहनलाल फौरन बोला। मैं नहीं जाऊंगा, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान और सोहनलाल की निगाह उसकी तरफ घूमी। क्यों? देवराज चौहान ने पूछा। बोर्ड पर 50 करोड़ डॉलर पड़े हैं, कोई ले गया तो? जगमोहन ने मुंह बनाया। देवराज चौहान मुस्कुराया। यहाँ वीरान जगह से कौन ले जाएगा? वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। जगमोहन के स्वर में जीत के भाव आ गए। मतलब कि तुम नहीं चलोगे? नहीं, तुम लोग टापू का चक्कर लगाओ, मैं बोट के पास ही रहूंगा। मलानी इसके लिए कुछ खाने को लेने गया है, तो वो यहीं आएगा, इसलिए इसे भी यहीं रहने दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ सोहनलाल। देवराज चौहान और सोहनलाल आगे बढ़ गए। यहाँ से हिंदुस्तान कितनी दूर है? अनीता गोस्वामी ने जगमोहन से पूछा। जगमोहन ने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, 50 करोड़ डॉलर मुझसे कितनी दूर है। कहने के साथ ही उसने बोट पर मौजूद डॉलरों वाले थैलों पर निगाह मारी। तुम्हें दौलत के अलावा और कुछ नहीं सूझता? सूझता है, लेकिन तब जब दौलत सामने ना हो। जगमोहन उसे देखकर हंसा। बेवकूफ, अनीता गोस्वामी बड़बड़ा उठी। देवराज चौहान, सोहनलाल उन पेड़ों के बीच थोड़ा सा ही आगे गए होंगे कि तभी एक आदमी पेड़ से कूदा। उसके हाथ में भाला था। सिर के बाल इस तरह उलझे हुए थे कि वहां बालों का ढेर पड़ा लग रहा था। कमर पर पत्ते बांध रखे थे। गालों की दाढ़ी लटक कर पेट को छू रही थी। ये क्या? सोहनलाल के होठों से निकला। उसका हाथ जेब की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ चुकी थी। रिवॉल्वर मत निकालना, देवराज चौहान फौरन बोला। सोहनलाल का जेब की तरफ बढ़ता हाथ रुक गया। उस व्यक्ति ने अपना भाला उन दोनों की तरफ कर दिया, साथ ही अजीब सी भाषा में चीखा। उसकी आवाज के साथ ही आसपास के घने पेड़ों के बीच में उस जैसे ही आदमी औरतें नीचे कूदने लगे। किसी के हाथ में भाला था, किसी ने कटार जैसी कोई चीज थाम रखी थी, तो कोई तीर कमान थामे था। कुछ ने कमर पर कपड़ा लपेट रखा था, तो कुछ ने बड़े बड़े पत्तों को लपेटा हुआ था। औरतों ने कमर से ऊपर कुछ भी नहीं ले रखा था। देवराज चौहान और जगमोहन सतर्क हो चुके थे। ये जंगली लोग हैं, इनके सामने कोई हरकत मत कर बैठना, देवराज चौहान सतर्क स्वर में बोला। वो कुल 14 थे। उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और अपनी भाषा में कुछ कहा जो उनकी समझ में नहीं आया। ये देखकर एक ने इशारे से उन्हें आगे बढ़ने को कहा। देवराज चौहान और सोहनलाल उनके घेरे में आगे बढ़ने लगे। इसके साथ ही वो जंगली लोग खुशी से उछल कूद रहे थे, नाच रहे थे। करीब 10 मिनट चलने के बाद वे जंगली उन्हें लेकर ऐसी जगह पहुंचे जहां खुली जगह में 30-40 झोपड़ियां बनी हुई थी। वहां और भी जंगली नजर आ रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखते ही सब उत्सुकता से भरे उनके पास आकर उन्हें घेर कर खड़े होने लगे। अब क्या होगा? सोहनलाल अजीब से स्वर में बोला। देखते रहो, अगर इन्होंने हमारी जान लेनी होती तो पहले ही ले लेते, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सोहनलाल कुछ नहीं बोला। जंगली लोगों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। तभी दूसरी तरफ से मलानी आता नजर आया।
उसे भी 4 आदमियों ने घेर रखा था। मलानी को भी इन लोगों ने पकड़ लिया है, देवराज चौहान बोला। उसके बाद उन तीनों को खुले में एक तरफ बिठा दिया गया। लगभग 10 मिनट के बाद 4 जंगली व्यक्तियों में घिरा एक जंगली वहां पहुंचा। उसने कमर के गिर्द पर्याप्त कपड़ा लपेट रखा था। सिर पर बालों के ढेर में किसी पेड़ की पत्तियां लगा रखी थी। उसकी दाढ़ी उसके सीने को भी छिपा रही थी। वो शान से पड़ता उनके पास पहुंचा। ये इन जंगलियों का सरदार लगता है, सोहनलाल बोला। देवराज चौहान उसे ही देख रहा था। वह अपनी भाषा में देवराज चौहान, सोहनलाल और मलानी से कुछ बोला, परंतु उसकी बात समझ न आने पर वे खामोश ही रहे। सरदार ने अपने पास खड़े जंगली को कुछ कहा तो वो जंगली वहां से चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो साथ एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति की उम्र 50 के करीब थी। सिर के बाल कटे हुए थे। गालों के बाल बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले ही उसने शेव की है। वह पूरे कपड़ों में तो नहीं था, परंतु पैंट पहन रखी थी। स्पष्ट था कि वो सभ्य लोगों में से था। सरदार ने उससे कुछ कहा तो उस व्यक्ति ने नीचे को देखा, फिर बोला, तुम लोगों के पास जो खाने का सामान है, पहनने के कपड़े हैं, वो सब इनके हवाले कर दो। उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। पल भर ठहर कर वो पुनः बोला, मैंने इंजन की आवाज़ सुन ली थी और समझ गया था कि कुछ लोग इनके हत्थे चढ़ने वाले हैं। तुम कौन हो? देवराज चौहान बोला, तुम तो इनमें से नहीं हो। मैं 5 साल से इनके साथ रह रहा हूँ और तुम्हारी ही तरह हिंदुस्तानी हूँ। मेरा नाम राम सिंह है। यहाँ रहने की वजह? देवराज चौहान की निगाह उस पर थी। तभी शोर गूंजा। सबने निगाह घुमाकर देखा। 4 जंगली औरतें और 2 जंगली आदमी जगमोहन और अनीता गोस्वामी को घेरे वहां ले आए थे। अनीता गोस्वामी बेहद घबराई दिख रही थी। जंगली सरदार ने उन लोगों से कुछ कहा तो उन दोनों को भी उनके साथ बिठा दिया गया। ये हम कहाँ फंस गए? जगमोहन व्याकुल स्वर में कह उठा। उसकी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। देवराज चौहान पुनः उस राम सिंह से बोला, 5 सालों से इन जंगलियों के बीच क्यों रह रहे हो? किस्मत अपनी अपनी। वह गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। हिंदुस्तान में मेरी गांव की जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे थे। वे ताकतवर थे, उनका रसूख था। मैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और फिर एक दिन गुस्से में आकर मैंने 18 लोगों को गोलियों से भून दिया। जमीन पर कब्जा करने वालों को तो मार दिया मैंने, लेकिन अब मेरे लिए फांसी के अलावा और कोई सजा नहीं बची थी और मैं फांसी वाली मौत नहीं चाहता था। 2 महीने कानून से बचकर भागता रहा और फिर किसी तरह बंदरगाह के जहाज पर खड़े जहाज पर छिप गया। वो जहाज यूरोप की यात्रा पर रवाना हो रहा था। वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा। मैं जहाज में ही छिपा रहा। खाया पिया कुछ नहीं था। दूसरे दिन तंग होकर खाने की तलाश में मैं छिपी जगह से निकला तो पकड़ा गया, कैद कर लिया गया ताकि अगले बंदरगाह पर जहाज रुके तो मुझे वहां की पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाज में खराबी आ गई तो उस जहाज को इस करीबी टापू पर रुकना पड़ा। यहाँ रुकते ही इन लोगों ने जहाज पर अपना कब्जा कर लिया और खाने पीने का सामान और कपड़े लूटने लगे। मेरी तरफ से उन लोगों का ध्यान हट गया। मैं किसी तरह जहाज से निकलकर टापू पर आ छिपा। 2 दिन के बाद जहाज आगे बढ़ गया। मैं टापू पर ही रहा। धीरे धीरे इन लोगों से घुल मिल गया। फांसी की मौत से बेहतर ये जिंदगी। वक्त के साथ साथ इनकी भाषा भी मुझे समझ आती चली गई और अब यहाँ से जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देवराज चौहान ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। तुम लोग अपने खाने और पहनने का सामान इन्हें दो और यहाँ से चले जाओ। राम सिंह बोला, हमारे पास खाने का सामान नहीं है। खाने की तलाश में ही हम यहाँ आए थे। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, कपड़ों के नाम पर हमारे पास सूटकेस भी नहीं है। हमारा जहाज डूब रहा था। ऐसे में मोटर बोट पर चढ़कर हमने अपनी जान बचाई। राम सिंह ने जंगली भाषा में सरदार को यह बात बताई तो सरदार गुस्से से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। राम सिंह ने देवराज चौहान को देखा। सरदार कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे पास कोई सामान नहीं है, देवराज चौहान बोला। राम सिंह ने पुनः जंगली सरदार से बात की। सरदार ने गुस्से से जवाब दिया, ये कहता है हम बोट की तलाशी लेंगे। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। राम सिंह बोला,
हमें कोई ऐतराज नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। राम सिंह ने यह बात जंगली सरदार से कह दी। सरदार ने गुस्से से ऊंचे स्वर में चिल्लाकर जंगली लोगों से कुछ कहा तो वे सारे खुशी से चिल्लाते नाचते भाग गए। देखते ही देखते वे सारी जगह खाली हो गई। सिर्फ जंगली सरदार के साथ उसके अंगरक्षक टाइप के चारों जंगली आदमी वहीं खड़े रहे। वो सब मोटर बोट की तलाशी लेने गए हैं, राम सिंह बोला। अभी लौट आएंगे। जगमोहन ने हड़बड़ाकर कहा। बोट में तो 50 करोड़ डॉलर पड़े हैं। ये लोग रुपए पैसे की कीमत नहीं जानते। इन्हें खाने का सामान और पहनने को कपड़े चाहिए और किसी चीज से इन लोगों को मतलब नहीं, राम सिंह ने कहा। ध्यान रखना, कुछ ना मिलने पर सरदार गुस्से में आ जाएगा और यह गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मेरा इशारा पाते ही यहाँ से निकल जाने की तैयारी करना। ज्यादा देर यहाँ रुके तो यह तुम लोगों की जान भी ले सकता है। तुम लोगों के निकलने तक मैं इसे समझा समझा कर रोके रखूंगा। वो सारे जंगली आधे घंटे के बाद लौटे। मोटर बोट पर कुछ न होने की खबर उन्होंने अपने सरदार को दी तो सरदार वास्तव में गुस्से से भर उठा। राम सिंह ने सरदार को समझाने की कोशिश की तो कभी सरदार ठंडा हो जाता तो कभी फिर गर्म हो उठता। राम सिंह के जोर देने पर सरदार ने उन लोगों को जाने की इजाजत दी। तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, राम सिंह बोला। अभी यह तुम लोगों को यहाँ से चले जाने को कह रहा है। कुछ पता नहीं, मिनट बाद यह तुम लोगों की मौत का फरमान जारी कर दे। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर राम सिंह को देखा। उसके बाद वे सब तेजी से उस तरफ बढ़ गए जहां मोटर बोट खड़ी थी। किसी ने उन्हें रोकने या साथ आने की कोशिश नहीं की। पीछे से उनके कानों में सरदार और राम सिंह की ऊंची ऊंची आवाजें आती रही। जल्दी से निकल चलो, सोहन लाल ने कहा। उन दोनों में बहस हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। सरदार गुस्से में अपने आदमी हमारी जान लेने के लिए दौड़ा दे। सबकी रफ्तार पहले से ही तेज थी। समंदर के किनारे पर पहुंचते ही सब हड़बड़ा उठे। उनकी आंखें जैसे फट कर फैलती चली गई। 2 पल के लिए लगा जैसे उनके जिस्म वहीं के वहीं खत्म हो गए थे। धड़कन रुक गई हो। सबसे पहले देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान रेंगी। फिर वो खुलकर मुस्कुराया और सिगरेट सुलगाकर सब पर निगाह मारी। वो सब जैसे धीरे धीरे बेहोशी की दौर से बाहर निकलने लगे थे, लेकिन शायद सांसों का चलना अभी भी शुरू नहीं हुआ था। वहां नजारा ही ऐसा था। हर तरफ डॉलर ही डॉलर नजर आ रहे थे। टापू की जमीन पर डॉलर, समंदर के पानी के ऊपर दूर दूर तक डॉलर बिछे हुए थे। पानी का बहाव डॉलरों को दूर ले जाए जा रहा था। समंदर का पानी नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ डॉलर ही डॉलर बिखरे नजर आ रहे थे। 2 पल के लिए तो यही लगा कि जैसे वहां डॉलरों की बरसात हुई हो और समंदर डॉलरों का समंदर बन गया हो। वह नज़ारा मीठा भी लग रहा था और कड़वा भी। खाने का सामान और कपड़ों की तलाश में जंगली लोगों ने डॉलरों वाले थैले भी खोल डाले थे और डॉलरों को बाहर फेंक फेंक कर अपने काम की चीज की तलाश की होगी। यह उसी हरकत का परिणाम था। 50 करोड़ डॉलर पानी में बह गए थे। कुछ टापू पर बिखरे हुए थे। किसी के पास कहने को कोई शब्द नहीं था। हक्के बक्के थे सब। लेकिन देवराज चौहान बराबर मुस्कुरा रहा था। डॉलरों वाले किस्से से वे लोग पूरी तरह संभल भी ना पाए थे कि उनके कानों में पीछे से उठता शोर पड़ा। जंगली लोगों का शोर। वो अजीब अजीब ऊंची आवाजों में चिल्ला रहे थे। शोर हर पल करीब आता जा रहा था। निकलो यहाँ से, देवराज चौहान चिल्लाया। वो जंगली हमें मारने आ रहे हैं। सबको होश आया। सोहन लाल जल्दी से आगे बढ़ा और स्टीयरिंग सीट पर बैठकर मोटर बोट स्टार्ट करने लगा। मलानी और अनीता गोस्वामी भी जल्दी से बोट पर पहुंच गए। जगमोहन बुत सा बना 50 करोड़ डॉलर के समंदर को देख रहा था। जगमोहन, देवराज चौहान ने उसे धकेला। बोट में चलो। वो डॉलर, जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहना चाहा। वो जंगली हमारी जान लेने आ रहे हैं। जल्दी से बोट में बैठो। देवराज चौहान ने उसे पुनः धकेला। लेकिन ये डॉलर, जंगली लोगों का शोर सिर पर आ पहुंचा था। अब वो नजर भी आने लगे थे। उनके हाथों में तरह तरह के हथियार थे और चेहरों पर गुस्सा नजर आ रहा था। दूर से ही वो अपने हाथों में थमे हथियारों को इस तरह हिला रहे थे जैसे उनका बस चले तो दूर से ही उन्हें मार दे। देवराज चौहान ने होठ भींचकर जगमोहन को उठाया और 5 कदम आगे बढ़कर बोट में डाला। मलानी ने उसे संभाला
और देवराज चौहान भी बोट में आ चुका था। अगले ही पल सोहन लाल ने जल्दी से मोटर बोट आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते मोटर बोट किनारे से दूर डॉलरों के समंदर को पार करती चली गई। वो ढेर सारे जंगली किनारे पर पहुंच गए थे। मोटर बोट दूर होती पाकर वो गुस्से से चिल्लाने लगे। कुछ ने गुस्से का इजहार अपने हथियारों को उनकी तरफ पानी में फेंक कर दिया, लेकिन बोट उनकी जद से दूर पहुंच चुकी थी और दूर होती जा रही थी। जगमोहन जल्दी से संभला और टापू की तरफ नजर मारी। डॉलरों का समंदर अभी भी स्पष्ट नजर आ रहा था। वहां पानी की जगह दूर दूर तक उस पर जमी डॉलरों की तह नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसकी प्यारी दुनिया उजड़ गई हो। बच गए। सोहन लाल ने टापू की तरफ देखा, जहां ढेर सारे जंगली नजर आ रहे थे, कि उसकी निगाह जगमोहन के लुटे पिटे चेहरे पर पड़ी। तेरे को क्या हो गया जगमोहन? डॉलर, 50 करोड़ डॉलर, जगमोहन ने अफसोस भरे स्वर में कहा। जान बच गई, ये ही बहुत है। सोहन लाल ने गहरी सांस ली। डॉलर फिर कभी मिल जाएंगे। वो 50 करोड़ डॉलर थे। कोई बात नहीं, अपनी जान उन डॉलरों से ज्यादा कीमती है, सोहन लाल मुस्कुराकर बोला। जगमोहन की निगाह उधर ही टापू के किनारे पर ही रही। देवराज चौहान मोटर बोट की सीट पर लेटा शांत भाव से सिगरेट के कश ले रहा था। तुम्हें दुख नहीं हो रहा? जगमोहन एकाएक देवराज चौहान से कह उठा। किस बात का? जगमोहन को देखकर देवराज चौहान मुस्कुराया। 50 करोड़ डॉलरों के बर्बाद होने का। वो हमारे नहीं थे, इसलिए दुख नहीं हो रहा। तो किसके थे? दौलत किसी की भी नहीं होती, मुस्कुराकर देवराज चौहान बोला और आंखें बंद कर ली। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। देवराज चौहान ने ठीक ही तो कहा था कि दौलत किसी की सगी नहीं होती। आज वहां तो कल यहाँ। बिना पाँव की दौलत के दौड़ने की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो जाने कब कहाँ किधर किसके पास पहुंच जाए और कब वहां से चल दे, जैसे कि अभी 50 करोड़ के डॉलर के साथ हुआ था। कुछ देर पहले उसके पास थे और अब वो उसके पास नहीं थे। तो यह था अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।